नमस्कार दोस्तों। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को हम धारा 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसको धारा 4 से पढ़ेंगे। धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात की गई थी, जिसको हम कंप्लीट कर चुके थे। धारा 4 में आज हम सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे। सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण धारा है। पहला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो ये कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा, नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित यहाँ पर सदस्यों और अध्यक्षों को नियुक्त करेगा। याद रखिएगा, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ये धारा 4 हमें बोलती है। पर ये नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार नहीं करेगा। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार नहीं करेगा। इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक समिति सलाह देगी। इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक समिति सलाह देगी। उस समिति की हमें सदस्यों को देखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जो नियुक्ति के लिए समिति है उसमें कौन कौन सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, समिति जो है उसके अध्यक्ष, समिति जो बनेगी उसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। सदस्य अगर हम देखें, सदस्य में होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष उसके सदस्य होंगे। भारत सरकार के गृह मंत्री भी उसके सदस्य होंगे। याद रखिएगा, भारत सरकार के गृह मंत्री उसके सदस्य होंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता भी उसका सदस्य होगा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी उस सब में सब सदस्य होगा। और राज्यसभा के उपसभापति, याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष पर राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि हम सब जानते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रखिएगा, तो राज्यसभा के उपसभापति की यहाँ पर बात करी गई है। तो एक समिति जिस राष्ट्रपति को सलाह देगी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए, उनके द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। समिति में अध्यक्ष होंगे पीएम, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री सदस्य होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा के उपसभापति इस समिति के सदस्य होंगे। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। इसमें एक और बात की गई है, एक और बात की गई है कि यदि किसी उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद ही नियुक्त किए जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से किसी जज को लेना है या हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस को लेना है तो आपको पहले किससे परामर्श लेना पड़ेगा? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद ही ये नियुक्ति की जाएंगी। याद रखिएगा। इसके बाद धारा 5, धारा 5 के संबंध में है। धारा 5 में है सदस्यों व अध्यक्ष का त्यागपत्र, सदस्यों व अध्यक्ष का त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र किसको देंगे? ये अपना त्यागपत्र, पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष किसको त्यागपत्र दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र किसको देंगे? याद रखिएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके, यानी ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अगर इनको उनके पद से हटाया जा रहा है, ये भी धारा 5 में लिखा है, त्यागपत्र तो है पर अगर इनको इनके पद से हटाया जाता है, धारा 5 त्यागपत्र और हटाए जाने दोनों के संबंध में बात करता है। यदि इनको इनके पद से हटाया जाता है तो कैसे हटाया जाएगा, उसकी एक पूरी विधि लिखी हुई है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। पर राष्ट्रपति हटाने से पहले एक आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस संबंध में जांच करेंगे। याद रखिएगा, हटाने के लिए एक आरोप होगा, उस आरोप की जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटाना है तो आप आरोप लगाओगे कदाचार का या असमर्थता का। उस आरोप की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये जांच करने का आदेश कौन देगा सुप्रीम कोर्ट को? ये राष्ट्रपति देंगे। ठीक है, तो अगर जांच में सिद्ध होता है कदाचार या फिर अक्षमता, जांच में सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने कदाचार किया है या अक्षम है इस पद पर रहने के लिए, तो उनको उस पद से हटाया जाएगा। याद रखिएगा। और भी कई प्रावधान है जिनके कारण उनको पद से हटाया जा सकता है। सर, कौन कौन से प्रावधान है? यदि व्यक्ति दिवालिया हो गया है, यदि वो किसी और वेतनिक रोजगार में लग गया है, लाभ का पद मान लीजिए वेतनिक रोजगार में अगर लग गया है,
यदि मानसिक व शारीरिक दुर्बलता आ गई है, ठीक है, यदि विकृत चित्त हो गया है, या फिर नैतिक पतन का किसी कारण हो गया है, किसी आरोप ऐसा लग चुका है कि उनका आप बोल सकते हैं कि नैतिक पतन हो गया है, ठीक है, तो इन सारे कारणों से भी उनको हटाया जा सकता है। ये सारा धारा 5 में लिखा है। धारा 5 में बहुत सारी चीजें लिखी है, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट रूप में सीधे समझा दिया है कि लिखा क्या गया है। ये काफी इजी हो जाता है आपके लिए याद रखना। अब आते हैं हम धारा 6 पे। धारा 6 में क्या है? अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि। धारा 6 में है अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि। पदावधि मतलब कितना टेन्योर रहेगा, कितना टाइम रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस, याद रखिएगा, टर्म ऑफ ऑफिस बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है सर? क्योंकि एमपीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। पदावधि और कार्यकाल उनके फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष का पदावधि कितनी है? अध्यक्ष की पदावधि याद रखिएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष की पदावधि कितनी है? 3 या 70, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, और वो पुनः नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा ये पहले 5 वर्ष था, इसको 3 कर दिया गया है, तो कई बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर जिन्होंने पुराना डाटा पढ़ा है जिसमें 5 वर्ष था, तो 5 की जगह 3 है, याद रखिएगा। 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले आए, 3 और 70 जो भी पहले आए, उस पदावधि उस कार्यकाल में इनको हटाया जाएगा। सदस्यों के लिए क्या है? सदस्यों के लिए भी सेम है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। अध्यक्ष भी पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होता है और सदस्य भी दूसरी अवधि हेतु पात्र होते हैं। मतलब अध्यक्ष को भी फिर से नियुक्त किया जा सकता है और सदस्यों को भी फिर से नियुक्त किया जा सकता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष को भी फिर से नियुक्त किया जा सकेगा और सदस्यों को भी फिर से नियुक्त किया जा सकेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। दोनों पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे और टाइम पीरियड क्या है? 3 और 70। पहले ये 5 था, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, 3 और 70 है अब ये, 3 और 70। इसके बाद है धारा 7, माफ करिएगा, धारा 7 बोलती है कुछ परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ठीक है। आप बस इसी चीज को पढ़ लेंगे, कथित परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, उस परिस्थिति में धारा 7 क्या बोलती है? हमारी धारा 7 बोलती है कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। सर कैसी परिस्थितियां होंगी? जिससे अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, पद त्याग हो गया, या अन्य कारण से उसके पद की रिक्ति हो गई है, तो इस संदर्भ में याद रखिए, इस संदर्भ में राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। याद रखिएगा, किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। कब तक? जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आ जाता, याद रखिएगा, जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता। तो धारा 7 क्या बोलती है? कुछ परिस्थितियों में कोई सदस्य जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कोई सदस्य जो है, वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है धारा 8 क्या बोलती है? अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन। याद रखिएगा, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें व निबंधन, याद रखिएगा, सेवा शर्तें व निबंधन यानी कंडीशन एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर। आपको बस इतना ही याद रखना है। इसमें एक ही बात आप याद रख लेंगे तो बहुत है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। सर अलाभकारी परिवर्तन क्या होता है? लाभकारी परिवर्तन आप समझ लो। लाभकारी परिवर्तन क्या होता है? आपके उसमें लाभकारी परिवर्तन क्या होगा कि आपको कोई बेनिफिट मिले, आपको कोई लाभ मिले, तो वो लाभकारी परिवर्तन है। पर आपको कोई लाभ ना मिले यानी आपका नुकसान हो, तो वो अलाभकारी परिवर्तन है, ठीक है। तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा जिसमें उनको नुकसान हो। मतलब यानी उनकी सैलरी कम नहीं की जाएगी, उनकी सेवा शर्तों में कमी नहीं की जाएगी, उनको जो आवास जैसी सारी जो सुविधाएं हैं उसमें कमी नहीं की जाएगी, यानी कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है पर अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्यों करा जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो अध्यक्ष व सदस्य वो न्यूट्रल रहे, अध्यक्ष व सदस्य वो न्यूट्रल रहे। इसके बाद है हमारी धारा 9। धारा 9 क्या बोलती है हमें? रिक्तियों इत्यादि, याद रखिएगा, रिक्तियों
इत्यादि से आयोग की कार्रवाई अभिधिमान्य नहीं होगी। याद रखिएगा, रिक्तियां आदि से आयोग की कार्रवाई अभिधिमान्य नहीं होगी। याद रखिएगा, मतलब आयोग का कोई भी कार्य या कार्रवाई केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि आयोग में कोई रिक्ति है। याद रखिएगा, मतलब यानी आयोग में अगर कोई सदस्य नहीं है तो उसकी जो कार्रवाई है उसको पूर्ण माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन खड़ा कर दे कि यार आयोग में एक सदस्य नहीं है या आयोग में 2 सदस्य नहीं है तो इसके कार्रवाई को आप कैसे मान सकते हैं कि कार्रवाई सही हुई। नहीं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। धारा 9 में बोलती है कि अगर आयोग में कोई सदस्य नहीं है आयोग में कोई सदस्य नहीं है तो भी उसके कार्रवाई को अभिधिमान्य नहीं माना जाएगा, मतलब उसकी कार्रवाई को इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा। अभिधिमान्य को इंग्लिश में बोलते हैं इनवैलिडेट। याद रखिएगा, आयोग की किसी भी कार्रवाई को इनवैलिडेट नहीं माना जाएगा सिर्फ इस आधार पर कि आयोग में कोई रिक्ति है, कोई सदस्य नहीं है। यह हमें धारा 9 बोलती है। धारा 10 क्या है? धारा 10 बोलती है प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। याद रखिएगा, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, आयोग खुद की कार्रवाइयों की प्रक्रिया खुद विनियमित करेगा, मतलब उसको कार्रवाइयां किस प्रकार से करनी है इस बारे में। याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है स्वयं की प्रक्रिया अपनाएगा, आयोग जैसा ठीक समझे। याद रखिएगा, आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे। इस अधिवेशन और उसके अधीन बनाएगा नियमों का उपबंधों का क्या कहते हैं विनियमित कौन करेगा? आयोग स्वयं करेगा। मतलब आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा, यानी किस प्रकार की उनको प्रक्रिया अपनानी है, किस प्रकार से उनको कार्य करना है, ये आयोग स्वयं बना सकेगा। इसकी ताकत दी है उनको धारा 10 के अंतर्गत। याद रखिएगा, आयोग के धारा 10 के अंतर्गत उनको ताकत दी गई है कि वो अपनी कार्रवाइयां किस प्रकार से करे, इसकी शक्ति उन्हें स्वयं के पास होगी। धारा 11 क्या बोलती है? आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी। याद रखिएगा, आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है। सर इससे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा? तो देखिए, आयोग में एक महासचिव होता है, आयोग में एक महासचिव होता है, ठीक है, जिसको हम देख चुके थे। आयोग में एक महासचिव होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आयोग का जो महासचिव होगा उसकी रैंक क्या होगी? उसकी रैंक याद रखिएगा भारत सरकार के सचिव की रैंक होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी, याद रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक होगी उसकी, भारत सरकार के सचिव की रैंक होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार के सचिव की उसकी रैंक होगी। याद रखिएगा, जो आयोग का महासचिव होगा भारत सरकार के सचिव की रैंक होगी। एक पुलिस अधिकारी भी होगा, एक पुलिस अधिकारी होगा जो आयोग के लिए जांच पड़ताल करेगा। सर उसकी रैंक क्या होगी? बहुत महत्वपूर्ण, काफी बड़ी रैंक है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। एक राज्य में जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो पुलिस महानिदेशक होता है, और आयोग के पास जो पुलिस अधिकारी होगा वो भी डीजीपी रैंक का होगा, यानी पुलिस महानिदेशक की रैंक का होगा वो अधिकारी, पुलिस महानिदेशक की रैंक का होगा वो अधिकारी। काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आयोग अन्य प्रशासनिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और स्टाफ, अन्य प्रशासनिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य स्टाफ की नियुक्ति भी कर सकेगा। ठीक है, ये ताकत भी आयोग को दी गई है धारा 11 के तहत। आपको इन दोनों के रैंक याद रखना जरूरी है कि आयोग का जो महासचिव होगा वो भारत सरकार के सचिव की रैंक का होगा, और आयोग के जो पुलिस अधिकारी होगा वो डीजीपी रैंक का होगा, यानी पुलिस महानिदेशक की रैंक का होगा। काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा अध्याय 2 और धारा 11 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 आयोग के कृत्य एवं शक्तियां, आयोग के कृत्य एवं शक्तियां। ठीक है, तो धारा 12 में आयोग के कई कृत्य लिखे हुए हैं। धारा 12 में आयोग के कई कृत्य लिखे हुए हैं। सर किस प्रकार के कृत्य होंगे? एक हम सीधे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे स्वप्रेरणा से या प्रस्तुत याचिका या न्यायालय के आदेश या निर्देश पर आयोग केस कैसे लेगा? आयोग के केस लेने के यहाँ पर कई प्रावधान लिखे हैं। आयोग के पास कोई केस कैसे जाएगा? पहले तो स्वप्रेरणा से, सुओ मोटो, याद रखिएगा सुओ मोटो। अगर आप लॉ में अच्छे से पढ़ते होंगे तो सुओ मोटो, स्वप्रेरणा से वो केस ले सकेगा, या याचिका के आधार पर, या फिर उसके सामने कोई पिटीशन जाती है, कोई याचिका लगती है, उस आधार पर भी केस ले सकेगा, या
न्यायालय के आदेश पर, याद रखिएगा, या फिर न्यायालय के आदेश पर, अगर न्यायालय इसको आदेश देता है कि भाई आपको ये याचिका देखनी है तो उस पर भी, ठीक है, या निर्देश पर, ठीक है, या तो न्यायालय के आदेश पर या फिर निर्देश पर ये आयोग कोई भी याचिका या पिटीशन स्वीकार करेगा, याद रखिएगा। तो क्या क्या चीजें होगी? पहला है जैसे उल्लंघन व दुष्प्रेरण। उल्लंघन दुष्प्रेरण यानी मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण करा जाता है, उल्लंघन किया जाता है, दुष्प्रेरण किया जाता है, उस प्रकार के केस आयोग देखेगा। दूसरा है लोक सेवा द्वारा उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा अगर की जाती है, उस प्रकार की एक केस देखेगा। तीसरा है लोक सेवक द्वारा उल्लंघन तीसरा है न्यायालय में लंबित मानव अधिकार उल्लंघन के बाद में न्यायालय की अनुमति से, याद रखिएगा, न्यायालय में अगर कोई मानव अधिकार का, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी न्यायालय के समक्ष कोई मानव अधिकार का कोई केस लंबित है, ठीक है, किसी न्यायालय में कोई मानव अधिकार का कोई केस लंबित है, तो वो आयोग कब ले सकेगा? जब न्यायालय की अनुमति हो। याद रखिएगा, न्यायालय की अनुमति उसको चाहिए रहेगी अगर न्यायालय से कोई मानव अधिकार का केस आयोग अपने पास लेना चाहता है। जेल सुधार गृह इनका निरीक्षण कर सकेगा, इसकी सिफारिश भी कर सकेगा। कानून का पुनरावलोकन क्रियान्वयन है तो सिफारिश कर सकेगा। उग्रवाद के कृत्य, ठीक है, उनके लिए भी सिफारिश कर सकेगा कि उग्रवाद को कैसे कम किया जाए। संधि व अंतर्राष्ट्रीय लेखों का अध्ययन कर सकेगा, बात सिफारिश कर सकेगा। अनुसंधान कर सकेगा मानव अधिकार के लिए। साक्षरता करेगा मानव अधिकारों के लिए। सुरक्षाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा। एनजीओ व अन्य संस्थानों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करेगा और अन्य कार्य, मानव अधिकार से संबंधित अन्य कार्य भी ये कर सकेगा। ये बात धारा 12 में लिखी गई है। तो एक हमने जनरल व्यू ले लिया है, आप इसको एक्ट में देखेंगे, नॉर्मल है, इतना ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि न्यायालय से कोई केस लेंगे तो न्यायालय की अनुमति से ही लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर किस किस प्रकार से केस ले सकते हैं, स्वप्रेरणा से ले सकते हैं, न्यायालय के आदेश पर ले सकते हैं, याचिका के आधार पर ले सकते हैं, या न्यायालय के निर्देश पर ले सकते हैं। याद रखिएगा, न्यायालय के आदेश, स्वप्रेरणा से, न्यायालय की याचिका के आधार पर, प्रस्तुत याचिका के आधार पर, या न्यायालय के आदेश और निर्देश पर। इसके बाद है धारा 13। धारा 13 जांच से संबंधित शक्तियां। ये धारा 13 में बोला गया है जांच से संबंधित शक्तियां, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अब तो सबको याद भी हो गया कि भाई इस टाइप की अदालतों को किस प्रकार की शक्ति होगी, तो सिविल न्यायालय की शक्ति होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एमबीपीएस से पूछता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां होंगी, तो याद रखिएगा सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताई गई है, वो सारी शक्तियां होंगी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को। क्या क्या शक्तियां होती हैं? साक्षियों को समन भेजना, ठीक है, हाजिर करना, शपथ कराना, उनकी परीक्षा करना, ठीक है, साक्षियों को बुलाना, उपस्थित प्रवर्तित कराना, शपथ करना, ठीक है, शपथ पर उनकी परीक्षा करना, दस्तावेज खोजने प्रस्तुत करने के लिए आदेश देना, किसी दस्तावेज को प्रकट करना है, पेश करना है, उसके लिए भी आदेश दे सकेगा, ठीक है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना, ठीक है, हलफनामे पर साक्ष्य यानी शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, ठीक है। इसके बाद न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति के लिए अधिसूचना मंगाना। याद रखिएगा, न्यायालय या कार्यालय में अगर कोई लोक अभिलेख है, ठीक है, उसकी प्रति मंगा सकता है, ठीक है। साक्ष्यों या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ये सारी सिविल कोर्ट की ताकतें होती हैं जो नॉर्मली एक लॉ स्टूडेंट को या एक एडवोकेट को पता होती हैं कि इनमें सिविल न्यायालय की क्या क्या ताकत है। अन्य कोई मामला जो विहित किया जाएगा उस पर भी ये कार्य कर सकता है, ठीक है। अन्य कोई मामला विहित किया जाएगा उस पर भी ये कार्य कर सकता है। एक और चीज है, व्यक्तियों को आईपीसी के 176 और 177 के तहत सूचना देने हेतु बाध्य समझा जाएगा। याद रखिएगा, आईपीसी की धारा 176 और 177 के तहत सूचना देने हेतु बाध्य समझा जाएगा। ये बात भी धारा 13 के अंतर्गत लिखी गई है। याद रखिएगा, धारा 13 के अंतर्गत लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 176 और 177 के तहत सूचना देने के लिए बाध्य समझा जाएगा। ये धारा 13 के अंतर्गत बताया गया हमें। इसके बाद आयोग या कोई राजपात्रित अधिकारी भवन या स्थान में प्रवेश करेगा दस्तावेज हेतु। याद रखिएगा, आयोग को ताकत है कि उसके द्वारा कोई अधिकारी किसी भवन में या फिर
किसी स्थान पर प्रवेश कर सकेगा कोई दस्तावेज की जांच के लिए, यह आयोग के पास ताकत है। बयानों को लेखबद्ध करने के बाद उस ऊपर विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रसित करेगा। याद रखिएगा, बयान अगर कोई लेना है तो उसको लेखबद्ध करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है उसको अग्रसित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आयोग आवश्यक समझे तो लंबित बात के निपटान हेतु उस राज्य आयोग को अंतरित करेगा। अगर आयोग को लगता है कि भाई कोई मामला जो पेंडिंग है उसको राज्य आयोग के पास भी भेज सकेगा। याद रखिएगा, अगर आयोग को लगता है कि कोई मामला पेंडिंग है तो उसको राज्य आयोग के पास भेज सकेगा। ये धारा 13 में लिखा गया है। जांच से संबंधित शक्तियां हैं, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत बातें इसमें याद रखेंगे, जैसे सिविल कोर्ट की सारी ताकत होगी, सिविल न्यायालय की ताकत होगी। इसके बाद आईपीसी की 176 और 177 के तहत सूचना देने के लिए बाध्य होगा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप की बातें आपको याद रखनी है, बस इसके अलावा कोई और बात नहीं रखनी। धारा 14 अन्वेषण के बारे में बात करता है। धारा 14 अन्वेषण की बात करता है, यानी इन्वेस्टिगेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अन्वेषण एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा, यह बोला गया धारा 14 में कि जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। और क्या बोला गया, आयोग के निर्देश या नियंत्रण में रहकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कार्य करेगी। याद रखिएगा, आयोग के निर्देश व नियंत्रण में रहकर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कार्य करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके आगे का वीडियो भी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। आप इनके क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन सीधे ही आएंगे कि यार इन्वेस्टिगेशन की बात किस धारा में की गई है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 14 के तहत इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। होली की छुट्टियां चल रही हैं तो आज भी वीडियो शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये होली की छुट्टियों में ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद हम दूसरे एक्ट पढ़ेंगे, हमारा जीएस वाला जो पोर्शन है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद।